हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में आज हम लोगों को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसी कोऑर्डिनेशन नंबर का दूसरा नाम होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, या इसको तीसरी तरीके से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। तो आज टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर केमिस्ट्री का टर्म है और ये तो दोनों इंग्लिश के टर्म हैं। आपको ये मतलब समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो ये कोई एटम है और यूनिट सेल में इस एटम से टच करते हुए और भी एटम होंगे, ठीक है। फिर इन सारे एटम्स से टच करता हुआ दूसरा एटम होगा। ऐसे ये आपने एक सपोज किया कि एक यूनिट सेल है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने इस ए वाले एटम को कंसीडर किया, तो ए वाले एटम को टच करने वाले एटम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 एटम डायरेक्ट इसके टच में हैं। तो यही नंबर ऑफ एटम जो 6 है, ये इस ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। मतलब जैसे लिखा भी है नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, तो इसके नियरेस्ट एटम कौन कौन से हैं और उनका नंबर कितना है, यही इस ए एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, और ये है नियरेस्ट एटम, नियरेस्ट एटम, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, ठीक। अब इसके जो नियरेस्ट एटम है उनको टच करता हुआ कितना एटम है, मान लो यहाँ से काउंट करना शुरू किया तो 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये जो 13 है, ये इस एटम के रिस्पेक्ट में कहलाएंगे नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। अब सपोज करो कि इसके ऊपर भी आपने एटम्स की लेयर बना रखी है, ये एटम्स यहाँ पे भी हैं, तो फिर ये वाली जो लेयर होगी वो कहलाएगा नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। अब इसे देखो, इसको हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, तो इसको n से भी लिख सकते हैं। इसको हम नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट, तो n, फिर नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। समझने के लिए हम इसको n² लिख दें, इसको n के पावर 3 लिख दें और इसको n के पावर 4 लिख दें, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एटम या स्फीयर को टच करते हुए जो नंबर ऑफ एटम होगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, या नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम,
या NN या N²। ये तो हम समझने के लिए बोल रहे हैं। फिर जो नियरेस्ट एटम है, इनको टच करता हुआ एटम, इसके रिस्पेक्ट में कहलाएगा नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। और उनके बाद नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। अब डिस्टेंस की बात करो, देखो जो जिस एटम के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में जो सबसे पास वाले एटम होंगे वही आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में। फिर उससे दूर वाले आएंगे नेक्स्ट नियरेस्ट में, उससे भी दूर वाले आएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर स्फीयर को टच करने वाले टोटल कितने एटम हैं, उन्हीं का नंबर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अपने डिफिनीशन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम टचिंग अ पर्टिकुलर sphere in an unit cell is called coordination number of that unit cell, अब हमको अलग अलग यूनिट सेल के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि नियरेस्ट सबसे पास वाले एटम का नंबर किसी एक पर्टिकुलर एटम के रिस्पेक्ट में कितना है, और वही उसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लो हमको सबसे पहले SCC का देखना है, तो SCC के बारे में आपको पता है कि इसका लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे होता है। अगर आप एक SCC यूनिट सेल बनाओ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, SCC यूनिट सेल, और इसमें लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे है। तो यहाँ पे एटम होगा, ये एटम होगा, यहाँ पे एटम, ये सारे कॉर्नर पे एटम्स होंगे। ठीक है, अब हमको एक पर्टिकुलर टाइम पे इस वाले एटम को, जिसका हमने नाम 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। तो हमको ये देखना है कि अगर हम ए के रिस्पेक्ट में, ये 1 के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं, तो एटम नंबर 1 से नियरेस्ट एटम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो देखो ए से जो सेकंड नंबर का एटम है, ये एज लेंथ यानी कि ए डिस्टेंस पे है। जो थर्ड नंबर का एटम है वो भी ए डिस्टेंस पे है, कॉर्नर से कॉर्नर। फिफ्थ नंबर का एटम भी कॉर्नर से कॉर्नर, तो ये भी ए डिस्टेंस पे है। यानी कि अगर फर्स्ट एटम के रिस्पेक्ट में हम 2 to 8 एटम की डिस्टेंस अगर देखना चाहें तो हम ये कहेंगे कि 2 नंबर की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही 3 नंबर के एटम की डिस्टेंस है, और उतनी ही 5 नंबर एटम की डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस है कितनी, ए है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए के रिस्पेक्ट में हम 4 को देखें तो ये देखो बेटा, ये कॉर्नर टू कॉर्नर बॉडी सेंटर, तो बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल, कॉर्नर से कॉर्नर और फेस सेंटर से होके जा रहे हैं, कॉर्नर से कॉर्नर फेस सेंटर से होके जा रहे हैं।
तो ये फेस डायगोनल होगा और फेस डायगोनल की लेंथ होती है a√2, यानी कि एटम नंबर 1 से जो एटम नंबर 4 है वो a√2 डिस्टेंस पे है। इसी तरीके से अगर A से आप 7 जाओगे तो ये भी कार्नर से कार्नर जा रहे हो फेस सेंटर से होके, तो ये डिस्टेंस फेस डायगोनल कहलाती है और इसकी भी डिस्टेंस a√2 होगी। इसी तरीके से अगर आप एटम नंबर 1 से 6 तक आ रहे हो तो कार्नर से कार्नर और फेस सेंटर से होके, तो ये भी फेस डायगोनल होगा, इसकी भी लेंथ a√2 होगी। अब हमारे पास बच कौन गया, एटम नंबर 8। तो एटम नंबर 1 कार्नर से कार्नर बॉडी सेंटर से होके, तो ये लेंथ बॉडी डायगोनल होगी और इसकी लंबाई होगी a√3। ठीक है, तो अगर हम एक एटम नंबर 1 से 4 की डिस्टेंस देखें और एटम नंबर 1 से 6 की डिस्टेंस देखें तो ये दोनों बराबर होगा और इन्हीं के बराबर एटम नंबर 1 से 7 की डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस होगी कितनी, फेस डायगोनल के बराबर a√2। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, बचा कौन, 8। तो 8 नंबर का जो एटम है वो एटम नंबर 1 से ये है a√3 डिस्टेंस पे। ठीक है, अब एटम नंबर 1 से 2 3 और 5 ए डिस्टेंस पे हैं, 4 6 7 a√2 डिस्टेंस पे हैं और एटम नंबर 8 a√3 डिस्टेंस पे है। तो इसमें से सबसे छोटी डिस्टेंस ये होगी सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी डिस्टेंस पे सबसे कम डिस्टेंस पे होते हैं वही होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। ठीक है, या नियरेस्ट नेबर वाले। जो उससे बड़ी डिस्टेंस पे होते हैं वो होते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर यानी कि N3 वाले, और उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर N4 वाले। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर एक ही यूनिट सेल की बात करें, सिर्फ यही यूनिट सेल अगर आपने कंसीडर किया है तो इस एक का कोऑर्डिनेशन नंबर अभी निकल के आ रहा है 3 एटम का। बट ऐसा तो है नहीं, इस कार्नर से अभी 7 और यूनिट सेल जुड़े होंगे और इसी तरीके से उनमें भी आएंगे। अब जब उनका आप काउंट करने जाओगे तो जैसे मान लो ये कार्नर है, आपने एक लिया अपने कमरे का, जिस भी कमरे में आप बैठे हो उसका कार्नर लिया, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ए डिस्टेंस वाले एटम इस कार्नर से कंसीडर करना है। तो ए डिस्टेंस वाले जो एटम होंगे इस कमरे में 3 मिलेंगे, एक तो कार्नर से सीधे नीचे, एक दूसरी साइड में और एक ये पीछे की साइड में। तो इस कमरे में 3 पॉइंट मिल गए। अब इसके अलावा इस कमरे के लेफ़्ट साइड में भी कमरा होगा, तो लेफ़्ट साइड के कमरे में अगर आप नीचे आओगे तो नीचे वाला पॉइंट तो आपने उसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, इस सामने वाला भी उस कमरे में और इस कमरे में कॉमन है। ठीक है, अब उसमें कौन सा एक और मिल जाएगा आपको, जो इस फेस के अपोजिट वाला फेस है वो वाला भी काउंट नहीं हुआ है। तो 3 इसमें हो गए और एक उसमें मिला, वो 4 हो गए। ठीक, फिर इस कमरे के पीछे जाओगे तो पीछे वाले में ये वाला फेस तो आपने काउंट कर लिया है, ये कार्नर, तो ये तो दोनों में कॉमन हो गया। नीचे वाला भी आपने काउंट कर लिया है तो वो भी कॉमन हो गया। अब बचा कौन, इस सामने वाले के जस्ट पीछे वाला कार्नर, तो एक उसमें मिल गया। ठीक, और इसी तरीके से इस पीछे वाले के बाएं तरफ वाले कमरे में भी आपको
1 मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 इसमें मिल गए, 4, 5 और उसमें हाँ इसके बाएं वाले में 1 भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब इस लेवल पे, इस फ्लोर पे आपको कॉर्नर से ए डिस्टेंस पे टोटल जो 4 कमरे हैं उनमें से 5 एटम आपको मिलेंगे। और सेम इन 4 कमरों के ऊपर 4 कमरे और होंगे, और वो जो 4 कमरे होंगे उसमें सारे एटम आप काउंट कर चुके हो, किसी न किसी में कॉमन हो चुका है। सिर्फ एक एटम बचा है जो इस कॉर्नर से आप नीचे आ रहे हो, जस्ट इसके अपोजिट सीधे आप कॉर्नर से ऊपर चले जाओ। तो कुल मिला के इस एटम से ए डिस्टेंस पे आपको 6 एटम मिलेंगे। यानी कि आपको अब ये रिजल्ट याद रखना है कि SCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। ठीक है, SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है बेटा, तो आप एक बार इसको समझ लेना खुद से करके घर पे कि कोई कमरे का एक कॉर्नर पकड़ना और उससे ए डिस्टेंस पे आपको एटम गिनने हैं 8 कमरों में, और कोई भी एटम दोबारा आपको नहीं गिनना है। तो देखना गिनना कुल कितने एटम आते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद सेकंड जो हमारा यूनिट सेल है वो है BCC। सेकंड यूनिट सेल हमारा आ जाएगा BCC, और BCC में लैटिस पॉइंट कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर भी होता है। तो देखो जरा, इसे मान लो हमने एक BCC यूनिट सेल बनाया। ठीक है, ये हम BCC यूनिट सेल बना रहे हैं, और इस BCC यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट है यानी कि जो एटम होंगे वो कॉर्नर पे होंगे और एक होगा बॉडी के सेंटर पे। तो इस तरह से टोटल 9 एटम हो जाएंगे। नंबरिंग कर रहे हैं इसका 1, 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये 9। अब अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए एटम से मतलब एटम नंबर 1 से जो सेकेंड एटम होगा इसकी डिस्टेंस ए होगी, थर्ड की भी डिस्टेंस ए होगी और इधर 6 की डिस्टेंस ए होगी। ठीक है बेटा, अब अगर आप ए से ये 4 तक आते हैं तो ये फेस डायगोनल है, तो इसकी डिस्टेंस A√2 होगी। ठीक है, फिर एटम नंबर 1 से आप 7 पे आते हैं तो ये भी फेस डायगोनल है, ये भी A√2 ही होगा। ठीक है, अगर एटम नंबर 1 से आप 8 पे आते हैं तो ये भी फेस डायगोनल है, इसकी लेंथ भी A√2 होगी। और 1 से अगर 9 पे आते हैं तो ये बॉडी डायगोनल है, इसकी लेंथ होगी A√3। यानी कि BCC में A के रिस्पेक्ट में आपको कितनी डिस्टेंस मिल रही है? एक मिल रही है A, एक मिल रही है A√2। ठीक है, एक मिल रही है A√3, और यहाँ देखो ये वाला एटम 5वें नंबर का एटम, यहाँ से ये पूरी लेंथ A√3 है तो 5वें की डिस्टेंस होगी, उसकी आधी हो जाएगी A√3/2। ठीक है, अब अगर हम A के रिस्पेक्ट में बात करें, एटम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में बात करें तो एटम नंबर जो 5 होगा ये होगा A√3/2 डिस्टेंस पे, A√3/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, उसके बाद एटम नंबर 2, एटम नंबर 3 और एटम नंबर 6, ये सब बराबर डिस्टेंस पे होंगे और इनकी डिस्टेंस होगी A होगी।
फिर उसके बाद अगर एटम नंबर 4 की बात करो, एटम नंबर 4, एटम नंबर 7 और एटम नंबर 8, ये सब एटम नंबर 1 से बराबर डिस्टेंस पे होंगे और इनकी डिस्टेंस होगी a√2। इसी तरीके से अगर आप एटम नंबर 9 की बात करोगे तो एटम नंबर जो 9 है ये होगा a√3 डिस्टेंस पे। अब इन सब में सबसे छोटी डिस्टेंस यही है, तो यही वाला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर के लिए होगा। उससे बड़ी डिस्टेंस ये है तो ये होगा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के लिए, ये है तो ये होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, और ये होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो अगर हमको अब बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है तो हमको देखना है कि इस कार्नर के एटम से a√3 पे कुल कितने एटम हैं। तो अभी तो एक यूनिट सेल में आपको दिखाई दे रहा है कि 5 एटम हैं, लेकिन ये एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के अलावा इस कार्नर से 7 यूनिट सेल और जुड़े होंगे, यानी कि इस कार्नर से कुल 8 यूनिट सेल जुड़े होंगे और हर यूनिट सेल में आपको एक एटम मिलेगा a√3/2 डिस्टेंस पे। तो टोटल 8 को मिला के इस कार्नर से a√3/2 डिस्टेंस पे 8 एटम मिल जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि जो बीसीसी यूनिट सेल होती है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ठीक है, आपको रिजल्ट तो ध्यान रखना है और इसको थोड़ा सा समझ के रखना है कि ये 8 कैसे आया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लें एफसीसी की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल। अगर हम एफसीसी यूनिट सेल की बात करें तो एफसीसी में लैटिस पॉइंट कार्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे होता है। कार्नर पे होगा और फेस के सेंटर पे होगा। जैसे मान लो ये ऊपर वाली फेस है तो इसका सेंटर ये वाली फेस, तो इसका सेंटर ये फेस, तो इसका सेंटर ये फेस, तो इसका सेंटर। अब इसमें 2 फेस और हैं, एक ये पीछे वाला और एक ये आगे वाला। तो पीछे वाला का सेंटर कहीं आपको यहाँ मिलेगा और आगे वाले का सेंटर यहाँ मिलेगा। अब इसमें भी फिर वही काम करें, नंबरिंग करेंगे। इसको 1 बोला तो इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, फिर इस वाले को 6 बोल दिया, इसको 7 बोला, इसको 8, 9, 10, 11, 12, ये 13 और ये 14। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात कर लो, हम इसमें सब नहीं करेंगे। देखो, एक तो डिस्टेंस ये होगी ए पे, एक 1 से 3 के बीच की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस तो फेस डायगोनल है a√2 और उसकी आधी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी a√2/2, a√2/2। फिर ये पूरी डिस्टेंस होगी a√2। ठीक है, फिर अगर आप बॉडी डायगोनल पे आते हो तो बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस होगी a√3। तो इसमें जो डिस्टेंस मिलेंगी वो एक तो सबसे छोटी डिस्टेंस मिलेगी a√2/2, a√2/2। फिर इसके बाद जो बड़ी डिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी a। फिर इससे बड़ी डिस्टेंस मिलेगी आपको a√2 और इससे बड़ी डिस्टेंस मिलेगी a√3।
अब ये जो सबसे छोटी दूरी है, डिस्टेंस है, वो होगी कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, ये होगी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के लिए, ये होगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के लिए, और ये होगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के लिए। तो एफसीसी में अगर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो हमको देखना है कि a√2/2, a√2/2 यानी कि इस कार्नर से और फेस सेंटर तक कितने एटम होंगे। तो देखो, अगर आप एक ही यूनिट सेल यानी कि एक कमरे की बात करो तो कार्नर से किसी एक कार्नर से 3 फेस जुड़े हैं तो उनके 3 फेस सेंटर होंगे। 3 फेस जुड़े हैं तो 3 फेस सेंटर होंगे, और इनमें से तीनों फेस हर कमरे से, मतलब ये वाला फेस इसके पीछे वाले कमरे में कॉमन है, ये लेफ़्ट वाला फेस लेफ़्ट वाले कमरे में कॉमन है, और ये ऊपर वाला फेस ऊपर वाले कमरे में कॉमन है। तो एक में आपको 3 मिलेंगे और ये तीनों फेस एक एक कमरे से कॉमन है। तो इस तरह से अगर आप काउंट करोगे तो एफसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा वो आएगा 12। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा तरीका ध्यान रखना है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर के लिए कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, नेक्स्ट नियरेस्ट के लिए कितनी होनी चाहिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट के लिए कितनी होनी चाहिए, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट के लिए कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये इसी टर्म में क्वेश्चन दे देते हैं, नेक्स्ट नियरेस्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट की डिस्टेंस इतनी है तो यूनिट सेल की वैल्यू बताओ, एज लेंथ बताओ, यूनिट सेल की एज लेंथ बताओ, या एटम की रेडियस बताओ। ठीक है, चल अब रिजल्ट आपके पास आ गया। कि जो यूनिट सेल है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एससीसी का आपने निकाला 6, बीसीसी का निकाला 8 और एफसीसी का निकाला 12। तो एक तो डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि यूनिट सेल और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कि एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। और कभी कभी ये कोऑर्डिनेशन नंबर ना पूछ के नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछ लेते हैं। तो उसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, जो कुछ पूछा जाएगा उसमें आप बता दोगे। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि a या a/2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट मिलते हैं वो मिलते हैं 6 पॉइंट। ठीक है, अगर a√2 या a√2/2 डिस्टेंस की बात करोगे तो आपको मिलते हैं 12 पॉइंट, और a√3 या a√3/2 डिस्टेंस की बात करोगे तो इस पे मिलते हैं 8 पॉइंट। अब अगर ये चीज़ आपको ध्यान है तो आप किसी भी यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम या और भी पता कर सकते हैं। जैसे हम एक चार्ट के रूप में इसको देखें तो पूरा रिजल्ट हमारे पास एक आ जाएगा। कैसे, देखो ज़रा, जैसे मान लो हम बात करें एससीसी की, तो हमको पता है कि एससीसी में सबसे छोटी डिस्टेंस होती है a, उसके बाद होती है a√2 और उसके बाद होती है a√3। ये भी हम लोगों ने देखा है। अगर हम बीसीसी की बात करें तो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है वो होती है a√3/2, इससे बड़ी डिस्टेंस होती है a, इससे बड़ी डिस्टेंस होती है a√2 और इससे भी बड़ी डिस्टेंस होती है a√3। अगर एफसीसी की बात करें, तो एफसीसी में सबसे छोटी डिस्टेंस होती है a√2/2,
उसके बाद आ जाता है a, फिर आ जाता है a√2, फिर आता है a√3। अब आप ये भी जान चुके हैं कि जो सबसे छोटी डिस्टेंस वाले पॉइंट्स होते हैं वही होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर। उससे बड़ी डिस्टेंस वाले नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, उससे बड़ी डिस्टेंस पे जो पॉइंट मिलेंगे वो होंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। सबसे छोटे वाले नियरेस्ट नेबर, उससे बड़ी डिस्टेंस नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, उससे भी बड़ी डिस्टेंस नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, उससे भी बड़ी डिस्टेंस नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। यहाँ पे देखो सबसे छोटी ये डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस पे मिलने वाले पॉइंट नियरेस्ट नेबर होंगे। उससे बड़ी वाली डिस्टेंस के लिए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, उससे भी बड़ी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, और सबसे और बड़ी हो गई तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस वो याद रहे, आपको ध्यान रखना है कि ये नियरेस्ट नेबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, नियरेस्ट नेबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, नियरेस्ट नेबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब देखो हमने आपसे अभी क्या बताया था कि a और a/2 पे 6 पॉइंट, a√2 और a√2/2 पे 12 पॉइंट, और a√3 और a√3/2 पे 8 पॉइंट। अब देखो आप ये a डिस्टेंस है तो a डिस्टेंस पे 6 यानी कि SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। a√2 पे 12 यानी कि SCC में जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे उनका नंबर 12 होगा, और a√3 पे 8 यानी कि ये SCC के लिए आपको नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पता चल गया। BCC में देखो a√3/2 पे कितने मिलते थे 8, यानी कि BCC में नियरेस्ट नेबर का नंबर जो होगा वो 8 होगा और यही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। BCC में A पे कितने मिलेंगे 6, यानी कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का नंबर कितना होगा 6 होगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होंगे 12 होंगे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जाए कि नियरेस्ट नेबर कितने हैं, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं, तो आप बता सकते हैं। और FCC में भी a√2/2 तो 12, a पे 6, a√2 12 और a√3 तो 8। तो यहाँ पे भी आप नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बता सकते हैं। अब इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद जो एक और चीज़ हमको इसमें पढ़ना है वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अच्छा देखो यहीं पे एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने कहा था कि यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसके रिपीटिशन से पूरा क्रिस्टल तैयार हो जाता है, और यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया तो वही डेंसिटी होगी डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही क्रिस्टल की डेंसिटी होगी।
तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल नहीं पूछ के डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पूछेगा, तो आप कंफ्यूज ना होना। जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही उस पूरे क्रिस्टल की भी डेंसिटी होगी। चलो अब डेंसिटी की बात करें तो आपको पता है डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है उस ऑब्जेक्ट का आपको मास और उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो ये होता है डेंसिटी। अब आपको यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो सिंपली आप क्या रखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब सपोज करो कि कोई भी यूनिट सेल होगा तो वो कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल या आयन से मिलके बना होगा, और जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल या आयन होंगे तो उनका अपना एटॉमिक मास, आयनिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा। अभी हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मान के चल रहे थे, तो सपोज करो कि जो भी ये एटम है उसका अपना कुछ एटॉमिक मास होगा, अपना कुछ एटॉमिक मास होगा, और उस एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। ए इज़ एटॉमिक मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर मॉलिक्यूल है तो ए के जगह पे मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और आयन है तो उसका आयनिक मास हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे निकालना है मास ऑफ यूनिट सेल। अब देखो, अगर हमको इस यूनिट सेल का मास निकालना है और इस एटम का एटॉमिक मास पता है, तो हम इस यूनिट सेल का मास कैसे निकाल सकते हैं। एक तो ये काउंट करें कि इस यूनिट सेल में कितने एटम है, कितने इफेक्टिव एटम है, लैटिस पॉइंट नहीं, कितने एटम हैं। उस एटम के नंबर में अगर हम लोग एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मास ऑफ यूनिट सेल पता चल जाएगा। तो अगर हमको मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, मास ऑफ यूनिट सेल, तो ये होगा मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इंटू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ठीक है बेटा। अब आप ध्यान हो अगर आपको, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को ही रैंक या जेड बोलते थे, तो इसके जगह पे जेड आ जाएगा। एक मोल एटम का मास होता है, एटॉमिक मास एक मोल एटम का मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम का मास होता है। और आपको एक एटम का मास निकालना है, तो एक मोल में नंबर ऑफ एटम होते हैं अवोगाद्रो नंबर के बराबर, Na के बराबर। तो एटॉमिक मास अपॉन Na, ये हो गया एक एटम का मास, और उसमें जेड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बेटा। अब आपने मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया, अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से निकाला है। एक जनरल बात करें कि अगर इस यूनिट सेल की एज लेंथ a है, यूनिट सेल की एज लेंथ a है, तो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो a³ होगा। अब हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया, मास भी निकाल लिया, तो डेंसिटी के फार्मूले में रख दो इसको।
दोनों को देखो, क्या आ जाता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डी डेंसिटी, और यहाँ लिख लेंगे यूनिट सेल। तो ये क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल कितना आया है बेटा, A इंटू जेड अपॉन एन ए, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल था A क्यूब। तो ये एक जनरल फार्मूला आ गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसमें आपको ध्यान रखना है कि A एटॉमिक मास है, या इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, Z क्या है, उस यूनिट सेल का रैंक है। जैसे आपको पता है कि SCC के लिए ये 1 होता है, BCC के लिए ये 2 होता है, और FCC के लिए ये 4 होता है। ठीक है, Na क्या है बेटा, ये अवोगाद्रो नंबर है, और इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, A क्या है, ये एज लेंथ है, एज लेंथ है। ठीक है बेटा, तो इस फार्मूले को यूज़ करके आप किसी भी क्रिस्टल या यूनिट सेल दोनों की डेंसिटी सेम होगी। तो किसी भी यूनिट सेल या किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी आप निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा। अब इसमें, हाँ बेटा, तो इसी से रिलेटेड हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC यूनिट सेल विथ एज लेंथ ऑफ 42.29 एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ सोडियम एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ यूनिट सेल एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो देखो, अब ये बोल रहे हैं कि सोडियम है, तो सोडियम और किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, BCC में। तो आपको पता है कि BCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, इसका मतलब कि जो लैटिस पॉइंट होगा वो कार्नर पे होगा और बॉडी सेंटर पे होगा, यानी कि जो सोडियम के एटम होंगे वो कार्नर पे रहेंगे और इसके साथ साथ ये बॉडी के सेंटर पे रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया BCC, और है कौन, ये सोडियम है। अब सोडियम से हमको पता चल गया कि इसका एटॉमिक मास यानी कि A की वैल्यू कितनी है, 23 है। ठीक है, अब दूसरी जानकारी क्या दे रखी है कि एज लेंथ, ये होती है इसकी एज लेंथ A, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 42.29 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 42.29 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये आपको 3 जानकारी दी गई है। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है वो सोडियम है, जो यूनिट सेल है वो BCC टाइप का है, और इस यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो है 42.29 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रेडियस ऑफ सोडियम एटम। अब देखो, या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता हो कि BCC के केस में जो रेडियस होती है R और एज लेंथ A, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो क्या होता है बेटा, A होता है 4R/√3। अब सपोज़ करो कि गलती से मिस कर गए, ध्यान नहीं आया, तो फिर हमको ध्यान रखना है कि BCC में बॉडी सेंटर के अलोंग जो एटम होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। अब इस बॉडी सेंटर के अलोंग एटम, एक तो ये कार्नर का आएगा, एक इस कार्नर का आएगा और एक बॉडी सेंटर का। तो ये हो गया बॉडी सेंटर का एटम, ये हो गया कार्नर का एटम, और ये हो गया दूसरे कार्नर का एटम।
अब ये बॉडी डायगोनल की लेंथ आपको पहले से पता है, ये होती है a√3 और कंस्टिट्यूएंट एटम के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये होगा r, ये होगा 2r और ये होगा r, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 4r। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे 4r/√3। ठीक है। अब आपको रेडियस ऑफ सोडियम एटम पूछा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा a√3/4। अब a की वैल्यू आपको दे रखी है, इस फार्मूले में रखो तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमने कहा था कि कोई भी यूनिट सेल हो, उसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो एज लेंथ का क्यूब होता है। तो ये आपका पहला वाला फार्मूला ही आ गया। एज लेंथ आपको दे रखा है, उसका क्यूब कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड। तो वॉल्यूम इनसाइड का जो फार्मूला था वो था Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, और एटम स्फेरिकल होता है तो 4/3 πr³, जहाँ पे r उस कंस्टिट्यूएंट एटम की रेडियस है। अब BCC है तो BCC के लिए Z की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे आप 2 रख दोगे, यहाँ पे 4/3 पाई और ये r की वैल्यू निकाले हो यहाँ पे रख के और उसका क्यूब कर दोगे, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड भी आ जाएगा। फिर उसके बाद पैकिंग इफ़िशियंसी। तो पैकिंग इफ़िशियंसी क्या होती थी बेटा, वॉल्यूम इनसाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम यूनिट सेल। अब आपने वॉल्यूम यूनिट सेल भी निकाल रखा है, वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड भी निकाल रखा है, और इनटू 100 कर दोगे तो पैकिंग इफ़िशियंसी भी आ जाएगी। ठीक है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, अभी देखा डेंसिटी का फार्मूला था Z इंटू a/Na, a³। सोडियम है तो A के जगह पे 23 रख दिया, BCC है Z के जगह पे 2 रख दिया, Na अवगाद्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, और a³ क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये आप निकाल ही चुके हो। तो इस तरीके से ये आसान सा क्वेश्चन होता है, इस पे जो भी पूछा जाता है बस आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि फार्मूले याद हों और उनका एप्लीकेशन याद हो। और कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देनी होती है यूनिट्स की। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना। ठीक है। थैंक यू।